हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे लेक्चर 9 एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म का आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 8 मेथड ओवरराइडिंग। देखिए, इससे पहले हम काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस लेक्चर के अंदर। तो जो लोग भी अगर चैनल पे नए हैं या वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप पिछले लेक्चर्स जाके देखिए, क्योंकि हमने पूरा लिंक के अकॉर्डिंगली जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी हम न्यूमेरिकल्स भी इससे MCQs भी रिलेटेड इससे कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, लिंक्ड है। तो आप जितना अच्छे से सारे लेक्चर्स को इनिशियली स्टेज पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप कनेक्टिविटी बना पाएंगे प्रोग्राम्स के अंदर, और आप समझ पाएंगे कि कोई कीवर्ड यूज हो रहा है या कोई हम मेथड यूज कर रहे हैं तो वो क्या पर्पस है उसका। ठीक है, तो अभी तक हमने हमारे ऊप्स के प्रिंसिपल में हम ऑलरेडी एनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस हमारे लेक्चर 8 में पढ़ चुके थे। लेक्चर 9 में हमने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा, उसके कीवर्ड्स कैसे यूज होते हैं ये पढ़ा। इसके बाद जो इंटरफेसेस होते हैं जो कि एक प्योर एब्स्ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड कराते हैं वो हमने देखा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, रेफरेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स में पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होता है ये हमने देखा, जिसके अंदर हमने अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि मेथड और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे होती है। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा कि सुपर कीवर्ड कब यूज होता है, जब आप पेरेंट क्लासेस के वेरिएबल्स को या मेथड्स को या उसके कंस्ट्रक्टर को रेफर करना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है, अगेन ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, इवन आपके अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है तो उसके पर्सपेक्टिव से भी है। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे और इसके साथ ही हम इसकी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। देखिए, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है इसमें। इसको ये लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके नोट्स आपको मिल भी जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अभी मेन हमारा फोकस क्या है, एक तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए और उसके साथ के साथ देखो प्रैक्टिस नोट्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोस आप देख लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा जावा को समझना। यहाँ तक हम ऑलरेडी देखो पढ़ चुके हैं, मैंने बहुत प्रॉपर नोट्स में आपके लिए सब चीजें मेंशन करके रखी है ताकि आप इजीली इनको रिकॉल कर पाए जब भी नोट्स को पढ़ें। तो देखिए, आज है हमारा मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। हमने जब मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था तब हम क्या देख रहे थे कि एक ही क्लास के अंदर अगर सेम नेम है फंक्शंस का, ठीक है, जैसे हमने ऐड का एग्जांपल देखा था कि सेम नेम है फंक्शंस का, लेकिन अगर उनका सिग्नेचर यानी कि उनके अंदर जो पैरामीटर्स है, चाहे वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो चाहे उनके टाइप्स हो, उसमें अगर वो थोड़ा भी डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, और ये कब किस टाइम पे रिजॉल्व होती है, आपकी कंपाइल टाइम पे। ठीक है, जिसको हम अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं, कंपाइल टाइम पे। ठीक है, अब जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है मेथड ओवरराइडिंग। बेसिकली जो ये मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस के केस में आता है, जहाँ पे आपके पास पेरेंट क्लास होती है एंड चाइल्ड क्लास होती है। तो मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि कोई मेथड है जो पेरेंट के अंदर डिफाइन है। ठीक है, अब चाइल्ड अगर उस पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है तो चाइल्ड का यहाँ पे क्या परसेप्शन रहता है कि ठीक है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज तो इसको मिल रही है, बट कुछ प्रॉपर्टीज है जो वो खुद से रीडिफाइन करना चाहता है, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज है जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज नहीं लेना चाहता, वो खुद से उन चीजों को रीडिफाइन करना चाहता है। तो जब वो जो पेरेंट के अंदर ऑलरेडी चीजें डिफाइन है, ऑलरेडी जो प्रॉपर्टीज डिफाइन है, जब उनको वापस से चाइल्ड रीडिफाइन करना चाहता है तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, आपका ओवरराइडिंग का। जैसे आप एग्जांपल देखिए, उससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक पेरेंट क्लास है शेप, और इस शेप के अंदर एक मेथड है ड्रॉ। ठीक है, अब इस शेप क्लास को आपकी स्क्वायर क्लास, सर्किल क्लास और सपोज हेक्सागन क्लास जो है इनहेरिट कर रही है। ठीक है, बट व्हाट दे वांट कि जो शेप ने ड्रॉ मेथड दिया है वो उस ड्रॉ मेथड को यूज नहीं करना चाहते, जबकि इंस्टेड वो क्या करना चाहते हैं कि अपना एक ड्रॉ मेथड रीडिफाइन करना चाहते हैं। यानी कि अगर स्क्वायर क्लास के ड्रॉ मेथड को कॉल करे तो वहां पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर ड्रॉ होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सर्किल क्लास के अगर ड्रॉ मेथड को कॉल करे तो सर्किल आना चाहिए, और हेक्सागन क्लास के ड्रॉ मेथड को कॉल करे तो हेक्सागन ड्रॉ होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो चाइल्ड क्लासेस थी, ये तीनों चाइल्ड क्लासेस हैं, ये क्या चाह रही हैं कि बाकी प्रॉपर्टीज तो ये शेप से ले ले। ठीक है, सपोज जैसे एरिया का हो गया या कोई और मेथड्स के नेम हो गए, ठीक है ना, लेकिन एक जो प्रॉपर्टी है ड्रॉ, ये प्रॉपर्टी जो है इसको कौन डिफाइन करे, इसको वो खुद से रीडिफाइन करें अपनी क्लास के अंदर। तो ये क्या कहलाती है, आपकी मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, इसको एक बार हम पहले एग्जांपल से समझते हैं और फिर हम इसके नोट्स पे रिकॉल करेंगे इसको। ठीक है,
यहाँ हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। देखिए हम बहुत दिनों से हमारे पैकेज 1 के अंदर ही काम कर रहे थे, ठीक है। अब हम हमारे वापस से हमारी जो मेन लेक्चर वाली फाइल है उसमें आ जाते हैं, जिसमें हम और लास्ट हमने एनकैप्सुलेशन तक करा था। हालांकि इसके बाद के आपको इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शंस के हमने पैकेज 1 के अंदर मैंने आपको समझाए थे, बट आज हम करते हैं नया हमारा जावा क्लास बनाते हैं फॉर मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं कौन सा फंक्शन, ओवरराइडिंग को, कि कैसे हम मेथड को ओवरराइड करते हैं। ठीक है, टेस्ट ओवरराइड। ओके, अब देखिए हमने जो एग्जाम्पल लिया है शेप वाला, एक बार हम वही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि क्या होगा, उसको और आप नोट्स को और आपकी जो प्रोग्राम है दोनों को रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं शेप नाम से। ठीक है, इसमें सपोज एक मेथड बना देते हैं पब्लिक वॉइड ड्रॉ। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं शेप ड्रॉ। ठीक है, ये मेथड जो है किसका है, शेप क्लास का। ओके, नेक्स्ट हम बनाते हैं एक और क्लास सर्किल, जो एक्सटेंड कर रही है कौन सी क्लास को, शेप को। ठीक है, यहाँ पे भी हम देखिए सेम मेथड बनाएंगे। अब आप ये चीज ध्यान रखना, मेथड ओवरराइडिंग, जब हम मेथड ओवरलोडिंग कर रहे थे तो वहां पे हम क्या कह रहे थे कि मेथड का नेम तो सेम है लेकिन उसके पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए मेथड ओवरलोडिंग में। लेकिन ओवरराइड का मतलब क्या है, एग्जैक्ट सेम सिग्नेचर होगा, एग्जैक्ट सेम नेम, मींस जो बिल्कुल आपने पेरेंट क्लास में डिफाइन किया है मेथड, एज इट इज आपको मेथड किसमें डिफाइन करने हैं, आपके चाइल्ड क्लासेस के अंदर भी। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल मैंने उसी में किया है। ठीक है, इसको देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी तो मैंने इस तरीके से लिखा। अगर आप यहाँ लिखते हैं ड्रॉ, तो ये पूछा है देखो ड्रॉ मेथड, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, @ ओवरराइड। तो देखो ये एक अनोटेशन है, हालांकि देखो कंपाइलर को इससे कोई मतलब नहीं होता है, ये जस्ट रीडेबिलिटी को आपकी इंप्रूव करने के लिए यूज होता है। क्योंकि अगर कोई यूजर अगर इस प्रोग्राम को देख रहा है तो वो क्या समझ जाएगा कि जो ये ड्रॉ मेथड है ये इसकी पेरेंट क्लास के पास भी है। @ ओवरराइड का मतलब है कि ये ड्रॉ मेथड जो है ओवरराइड किया गया है, इसका मतलब जो ड्रॉ मेथड है वो इसके पेरेंट क्लास के पास भी अवेलेबल है। तो आपको पेरेंट क्लास का चाहिए या चाइल्ड क्लास का, दैट यू कैन डिसाइड। ओके, यहाँ पे हमें सुपर डॉट ड्रॉ कॉल नहीं करवाना है। सुपर डॉट ड्रॉ का मतलब क्या हो जाएगा कि पेरेंट क्लास का ड्रॉ मेथड कॉल कर दे, बट ये अपने आप ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेशन दे रहा है, हमें इसको रीडिफाइन करना है। और रीडिफाइन करके हमें क्या लिखना है यहाँ पे, सर्किल ड्रॉ। ठीक है, एक क्लास और हम एक्सटेंड कर लेते हैं शेप के लिए। ठीक है, क्लास सपोज रेक्टेंगल। ठीक है, और यहाँ हम एक्सटेंड कर देते हैं किसको, वापस से शेप को। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं ये ड्रॉ मेथड रीडिफाइन करना चाहती हूँ, तो देखिए वापस एनोटेशन आ गया। देखिए अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं तो दैट डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ये जस्ट आपकी रीडेबिलिटी के लिए है, इसको लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, बस इसलिए लिखा जाता है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि जो मेथड दे रखा है वो मेथड ओवरराइड मेथड है। ओके, देखिए यहाँ पे भी ये कह रहा है कि क्या पेरेंट क्लास के ड्रॉ मेथड को कॉल करना है, तो यहाँ लिख देते हैं नो, हमें नहीं करना, हमें खुद का मेथड रीडिफाइन करना है जिसमें हम प्रिंट करना चाहते हैं रेक्टेंगल ड्रॉ। देखिए बहुत आराम से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं इसमें क्वेश्चंस, तो ये बहुत अच्छे से समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो देखिए हमने ये 3 क्लासेस बना दी, अब हम चलते हैं हमारे टेस्ट ओवरराइड क्लास में। यहाँ पे हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, हम जो हमारी चाइल्ड क्लासेस हैं सर्किल और रेक्टेंगल, सिर्फ उनका ऑब्जेक्ट एक बार बनाते हैं। ठीक है, सर्किल C = न्यू सर्कल। ठीक है, और ऐसे ही रेक्टेंगल का भी बना लेते हैं, रेक्टेंगल R = न्यू रेक्टेंगल। ठीक है, ये दोनों हमने बना लिए। अब देखिए यहाँ पे हम कॉल करते हैं C.draw। ठीक है, और इसी तरीके से R.draw। ओके, अब इसको हम करते हैं कॉल। कॉल करके देखते हैं, देखिए C.draw और R.draw करा, C सर्किल का ऑब्जेक्ट है और R किसका है, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है हमारे पास, सर्किल ड्रॉ रेक्टेंगल ड्रॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने सर्किल और रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट से इनके मेथड्स को कॉल करा तो रिस्पेक्टिवली इन्होंने अपनी ही क्लास का मेथड कॉल किया है, ना कि व्हीकल क्लास, सॉरी ना कि शेप क्लास का। ओके, इसने क्या करा है, सर्किल ड्रॉ कॉल कर दिया और
रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और क्या हो सकती है, ये तो बात हुई कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना होगा उसी क्लास का मेथड कॉल होगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एक केस क्या हो सकता है कि जो क्लास रेक्टेंगल है वो अपना मेथड यहाँ पे रीडिफाइन ना करे, यानी वो अज्यूम करके चल रही है कि उसको शेप क्लास से जो भी प्रॉपर्टीज मिल रही है उनको वो एज इट इज ले रही है, वो कोई भी मेथड यहाँ पे रीडिफाइन नहीं कर रही, ठीक है। यानी कि क्लास रेक्टेंगल जो है उसके अंदर कोई भी मेथड ओवरराइडिंग नहीं हो रही, जबकि देखिए हमारी क्लास सर्किल के अंदर अभी भी ओवरराइडिंग हो रही है। और देखिए ये जो सिंबल होता है ना, ये बताता है कि कौन से मेथड को आप ओवरराइड करें। तो हम ड्रॉ मेथड को ओवरराइड करें तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कर्सर लेके आएगा, और यहाँ पे भी ये बता रहा है कि इसमें डाउनवर्ड्स कौन कौन से मेथड्स ओवरराइड हो रहे हैं इस वाले मेथड को। तो देखिए यहाँ पे हम किसको कर रहे हैं, सर्किल को। अब देखिए हम वापस एक बार कॉल करके देखते हैं। अब हमने क्या करा है, रेक्टेंगल क्लास जो थी उसके अंदर से मेथड ओवरराइडिंग, जो मेथड की रीडेफिनेशन थी उसको हमने यहाँ से हटा दिया। और अब हम कॉल करते हैं तो देखिए क्या आता है, सी डॉट ड्रॉ से तो अभी भी सर्किल ड्रॉ आएगा। क्यों? क्योंकि सर्किल क्लास ने तो अभी भी मेथड को क्या कर रखा है, ओवरराइड कर रखा है, लेकिन रेक्टेंगल ने क्योंकि ओवरराइड नहीं किया था, और हम रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट से अगर ड्रॉ मेथड को कॉल करना चाहेंगे तो कौन सा मेथड कॉल हो जाएगा, जो भी रेक्टेंगल की पेरेंट क्लास है, यानी यहाँ पर कौन सी क्लास है, शेप है, उसका ड्रॉ मेथड यहाँ पे कॉल होके प्रिंट कर देगा शेप ड्रॉ। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेथड ओवरराइडिंग कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर आप रीडिफाइन करना चाहते हैं तो आप रीडिफाइन कर सकते हैं। उस केस में जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उस क्लास का मेथड कॉल हो जाएगा। और अगर आप मेथड को रीडिफाइन नहीं करते हैं या ओवरराइड नहीं करते हैं तो वो फिर कैसे बिहेव करेगा, एक सेम नॉर्मल मेथड की तरह बिहेव करेगा उस क्लास के लिए, और वो क्या हो जाएगा, पेरेंट क्लास का मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है, हमने क्या देखा था, जो मेथड ओवरराइडिंग है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम देखते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होता है। अभी तो देखिए हमने सर्किल और रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया तो कंपाइलर डिटेक्ट कर पा रहा है कि ठीक है एक सर्किल का ऑब्जेक्ट है, ये रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है, और इससे मेथड्स कॉल हो रहे हैं तो इसने मेथड कॉल कर दिया। लेकिन अभी रन टाइम कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हम एक और मेथड यहाँ पे बनाते हैं। सपोज एक मेथड और मैं यहाँ बना रही हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। हम क्या करना चाह रहे हैं, रन टाइम को देखना चाह रहे हैं कि रन टाइम पे कैसे होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक रन टाइम नाम से बना देती हूँ। यहाँ मैं शेप का ऑब्जेक्ट यानी जो पेरेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट ले रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉल करा रही हूँ, एस डॉट ड्रॉ, ठीक है। अब इस मेथड को हम यहाँ से कॉल करते हैं, ठीक है। स्टैटिक मेथड है तो देखिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, सेम ही क्लास के अंदर है। तो यहाँ पे हम किसको कॉल करना चाह रहे हैं, टेस्ट रन टाइम मेथड को। तो यहाँ टेस्ट रन टाइम, यहाँ पे मैं एक बार ऑब्जेक्ट भेज देती हूँ सी का, ठीक है, और एक बार और वापस कॉल कराते हूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट भेज देती हूँ आर, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो ये हटाया था मेथड, ये हम वापस से लिख देते हैं। रेक्टेंगल के अंदर भी वापस से हम क्या करना चाह रहे हैं, ओवरराइडिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेक्टेंगल ड्रॉ, ठीक है। और यहाँ हम साइज डॉट ड्रॉ को कॉल करा रहे हैं, यहाँ पे इसे फंक्शंस कॉल करा रहे हैं, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। देखिए इसको रन करके देखते हैं कि अब आउटपुट में क्या आता है। देखिए अब क्या आया, जैसे टेस्ट रन टाइम को कॉल कराया और एस डॉट ड्रॉ को कॉल कराया तो क्या आ रहा है, सर्किल ड्रॉ एंड रेक्टेंगल ड्रॉ। अब देखो ये क्यों आ रहा है, ये चीज हम समझते हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपने जब मेथड बनाया टेस्ट रन टाइम, इसके अंदर आप रेफरेंस किसका ले रहे हो, शेप क्लास का। लेकिन जब आप इस मेथड को कॉल कर रहे हो, यहाँ पे मेथड कॉलिंग हो रही है, जब मेथड को कॉल किया जा रहा है तब ऑब्जेक्ट किसका पास हो रहा है इनको, सर्किल का और रेक्टेंगल का, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया ये जो चीज हो रही है, ठीक है ना, ये बाइंडिंग जो हो रही है ये आपकी डायनेमिक बाइंडिंग हो रही है, या इसको आप क्या कह सकते हो, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि जब कंपाइलेशन होगा तब कंपाइलर क्या देखेगा कि टेस्ट रन टाइम के अंदर किसका मेथड रेफरेंस है, शेप क्लास का, ठीक है। लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब यहाँ पे चेक किया जाएगा कि रेफरेंस जो है एस, उसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट पास किया गया है, ठीक है। तो ये जो बाइंडिंग हो रही है आपकी रन टाइम पे हो रही है। तो आपका रेफरेंस तो हालांकि शेप क्लास का बना है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर ऑब्जेक्ट जो हैं वो सी और आर पास हो रहे हैं, तो ये रन टाइम पे चेक होगा कि जिस भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट पास होगा इस मेथड के अंदर, उसी ऑब्जेक्ट का मेथड यहाँ पे कॉल होगा। इसलिए यहाँ पे क्या कॉल हो रहा है, सर्किल ड्रॉ एंड रेक्टेंगल ड्रॉ। अब सेम चीज है, अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर सपोज इसको ओवरराइड नहीं करते और वापस से इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल वाले केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट शेप ड्रॉ, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको, ये देखिए सर्किल ड्रॉ एंड शेप ड्रॉ,
ठीक है, तो एस डॉट ड्रॉ से क्या हुआ, अगर आर ने इसने अपना कोई डेफिनेशन नहीं दे रखा तब तो पेरेंट का ही कॉल हो जाएगा, और अगर खुद का कोई डेफिनेशन दे रखा है तो जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास का ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल होगा। ठीक है, मेन चीज क्या ध्यान देनी है आपको कि बिल्कुल सेम होगा सिग्नेचर। वॉइड ड्रॉ है, देखो यहाँ पे भी वॉइड ड्रॉ लिखा है हमने, यहाँ पे भी वॉइड ड्रॉ लिखा है हमने, और यहाँ पे भी वॉइड ड्रॉ, यानी कि कोई ना पैरामीटर्स में चेंज है ना ही कोई नेम में चेंज है। ठीक है, इसको तो कहते हैं ओवरराइडिंग। लेकिन अगर आप कोई भी एक सिंगल पैरामीटर भी चेंज कर देते हैं तो उससे क्या हो जाएगी, वो ओवरलोडिंग हो जाएगी। मतलब सपोज अगर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते इंट एस, सपोज हम कोई वेरिएबल ले लेते, इंट आई ले लेते, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, देखो ये एरर देने लग गया कि यहाँ पे कोई ओवरराइडिंग नहीं हो रही है, मेथड डज नॉट ओवरराइड। ठीक है, तो आप ये एनोटेशन जो लगा रहे हैं, कंपाइलर आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एनोटेशन आप लगा रहे हैं ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई भी ओवरराइडिंग नहीं हो रही, क्योंकि जो पेरेंट क्लास था उसके अंदर तो जो मेथड था वो था वॉइड ड्रॉ और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, बट आप जो इसकी चाइल्ड क्लास में वॉइड ड्रॉ बना रहे हो उसके अंदर एक पैरामीटर एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग बात है। ठीक है, ये तो क्या हो रही है, ओवरलोडिंग। जबकि अगर इसमें हम देखें रेक्टेंगल वाले को, अगर हम एक बार अनकमेंट करते हैं तो ये जो हो रही है ये क्या हो रही है, ओवरराइडिंग। ओके, आई होप आई एम क्लियर अबाउट दैट। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते हैं इसका मतलब क्या होगा कि जो क्लास सर्किल है उसके ऑब्जेक्ट के पास ये वाला मेथड भी होगा और ये वाला भी मेथड होगा। ठीक है, और कंपाइलर जो है कंपाइल टाइम पे ही देख लेगा कि अगर ड्रॉ मेथड पैरामीटर के साथ कॉल हो रहा है, ठीक है, तब तो ये वाला ड्रॉ मेथड है, और अगर ड्रॉ मेथड बिना किसी आर्ग्यूमेंट के कॉल हो रहा है तो फिर ये वाला मेथड है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस इसकी अच्छे से करनी है, ड्रॉ ओवरलोडिंग क्या होता है और ओवरराइडिंग क्या होता है। ठीक है, चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ वापस से। अब देखिए सेम सिग्नेचर, आई होप समझ में आ गया इसका मतलब। Overridden methods must have the same name, return type and parameters as the method in the parent class। और एक पॉइंट और है इसमें, क्या है, एक्सेस लेवल। एक्सेस लेवल कैन नॉट बी मोर रेस्ट्रिक्टिव देन द ओवररिडन मेथड्स एक्सेस लेवल। इसका मतलब क्या है, पेरेंट क्लास ने जो भी एक्सेस मेथड दिया है, ठीक है ना, ओवररिडन मेथड्स का, ठीक है, जो भी एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है उस मेथड का, आप उससे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव नहीं बना सकते किसी भी ओवरराइड मेथड को। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपने यहाँ पब्लिक बनाया है, ठीक है ना, तो आप जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर जो भी इस मेथड को ओवरराइड करेगा वो इसको पब्लिक ही बना सकता है, इससे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव नहीं बना सकता। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज अगर ये मेथड होता आपका डिफॉल्ट, ठीक है, अगर ये मेथड आपका डिफॉल्ट होता तो उस केस में क्या होता, अगर ये मेथड आपका डिफॉल्ट होता तो उस केस में आप इसको पब्लिक बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, लेकिन प्राइवेट नहीं बना सकते, क्योंकि आप प्राइवेट बना देंगे तो उससे क्या दिक्कत होगा, उससे कॉन्फ्लिक्टनेस क्या आ जाएगी आपकी, कि आप यहाँ पर अगर इसके ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कॉल कराना चाहेंगे तो कॉल नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट मेथड है। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को आप पेरेंट क्लास के रेफरेंस में पास करके भेजेंगे तो ये आपका मेथड कॉल कर देगा। ठीक है ना, तो ये डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जावा ने क्या चीज कर रखी है यहाँ पे कि जो भी एक्सेस लेवल है, जो पेरेंट क्लास ने जिस मेथड का एक्सेस लेवल यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, आप उससे ज्यादा ही एक्सेस देंगे यूजर्स को, उससे कम एक्सेस, यानी कि उससे ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ओके, आई होप इट इज क्लियर। देखो प्राइवेट कर देंगे तब तो ये ऑब्वियसली वैसे भी है ना ओवरराइड नहीं हो पाएगा, या तो प्रोटेक्टेड में या ड्रॉ में, या फिर आप इसमें ओवरराइड कर सकते हैं पब्लिक में। ओके, तो ये चीज थी एक्सेस लेवल का मतलब। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और मैंने दे रखा है, जैसे पब्लिक वॉइड मेथड है तो यहाँ पे इसने चाइल्ड क्लास ने इसको ओवरराइड कर दिया, तो सेम अनोटेशन दे रखा है, @ लगा के हम अनोटेशन लगाते हैं जो कि आपको रीडेबिलिटी बेसिकली प्रोवाइड कराता है कि कोई मेथड है तो वो ओवरराइड हो रखा है, यानी कि उसकी पेरेंट क्लास के पास भी सेम मेथड है। तो ये कुछ नोट्स हैं जो मैं एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ। If subclass means your child class has the same method as declared in the parent class, it is known as method overriding. In other words, हम क्या कह सकते हैं, if a subclass provide the specific implementation of the method that has been declared by one of its parent class, then it is known as method overriding. Okay, इसका यूसेज क्या है, मेथड ओवरराइडिंग किस लिए यूज होती है, टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। ओके, एंड मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होता है ये मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, रेफरेंस आप किसका पास कर रहे हो वो वहां पे कंपाइल टाइम पे देखा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका आपका वहां पे कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट से आप मेथड को कॉल कर रहे हैं वो आप रन टाइम पे देखते हैं। ठीक है, रूल्स क्या है,
पहली बात तो कि जो पेरेंट क्लास में है और जो चाइल्ड क्लास में मेथड है उनका नेम और उसका सिग्नेचर सब सेम होना चाहिए, पैरामीटर सेम होने चाहिए और इनके बीच में कौन सी रिलेशनशिप होनी चाहिए, इज द, यानी कि अगर इनहेरिटेंस होगा तो उसी केस में आप मेथड ओवरराइडिंग कर सकते हो। सपोज यहाँ पे अगर इनहेरिटेंस नहीं होता, इनहेरिटेंस का मतलब अगर ये शेप क्लास को एक्सटेंड नहीं करते तब तो क्या होता है, सारी क्लासेस एज अ इंडिविजुअल ट्रीट होती है क्योंकि इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता। अभी हम क्या कर रहे हैं, इज द रिलेशनशिप कैसे कि सर्किल इज द शेप, ठीक है, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ शेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इज द रिलेशनशिप के केस में ही आपकी क्या होती है, मेथड ओवरराइडिंग। ये क्वेश्चन क्या कई बार एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है और इंटरव्यूज में भी, तो ये ध्यान रखना है, ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है और इसके यूसेज क्या होते हैं ये आज हमने देखे, साथ ही हमने इसकी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी देखी, ये भी हमने देखा कि कैसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव कर पा रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके बाद हमारे लेक्चर 9 के 2 टॉपिक्स बचते हैं, वो भी बहुत स्मॉल टॉपिक्स हैं येट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो भी हम जल्दी कवर करेंगे और फिर हम मूव करेंगे हमारे लेक्चर 10 पे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।